गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रिलायबल वंस अगेन। अभी जब आप जेईई एडवांस ले जा रहे थे तो हम लोगों ने आपके लिए एक शूट किया था जिसमें आपको बताया था कि फिजिक्स के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं बच्चों, उसमें हमने जिन जिन टॉपिक्स के नाम लिए थे, जो बातें हमने की थी, उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमने खुद देखा, आपने खुद भी देखा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो वीडियो है जो हमने आपके लिए शूट किया था 7 दिन पहले आईआईटी एडवांस के, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, अच्छा साबित हुआ होगा, मददगार साबित हुआ होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। देखो बच्चों, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, पेपर अगर अच्छा ना भी हुआ हो, अच्छा हुआ हो, कोई सी भी सिचुएशन हो, हमारे मन के हिसाब से काम हुआ हो, नहीं हुआ हो, हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि हम सिर्फ काम कर सकते हैं, फल तो ऊपर वाले के हाथ में देना। हमने जो मेहनत करी उसके हिसाब से हमें फल मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करते हैं लेकिन उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन कुछ ऐसी बात हो जाती है, या कह सकते हो कि हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, तो हो सकता है उस दिन हमारा वो मन माफिक रिजल्ट नहीं आए। लेकिन किसी न किसी और दिन आगे भविष्य में ईश्वर आपको आपकी मेहनत का फल जरूर देता है। तो कल के पेपर के बारे में बात करते हैं। कल 26 मई 2024 को जो आईआईटी एडवांस के पेपर्स हुए, पहली शिफ्ट में जो सुबह 9 से लेकर के 12 के बीच में थी, और दूसरी शिफ्ट जो कि 2:30 से लेकर के 5:30 के बीच में थी, उस शिफ्ट के पेपर की बात करते हैं। पहला जो पेपर था बच्चों, हालांकि एक पूरा एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने आऊँगा, लेकिन पहले पेपर के थोड़े से आपको क्रिस्प बता देता हूँ मैं। जो पहला पेपर था वो ईजी से मॉडरेट कैटेगरी का था, डुएबल पेपर था। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स खास तौर पे डुएबल था। जनरली मैथ्स का पेपर टफ आता है, लेकिन कल का जो मैथ्स का पहला पेपर था वो भी, जैसा मुझे बच्चों ने बताया, स्कोरिंग था। केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा बैलेंसिंग की दिक्कत थी। कुछ बच्चों ने बताया कि फर्स्ट पेपर में फिजिकल कम थी, लेकिन सेकंड पेपर में वो सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस थी। तो फर्स्ट पेपर जो था बच्चों फिजिक्स का, उसमें लगभग हर टॉपिक के क्वेश्चंस थे। हालांकि कुछ टॉपिक्स उसमें से मिसिंग होते ही हैं, तो जो फर्स्ट में मिसिंग होते हैं सेकंड में आ जाते हैं। और क्वेश्चंस डुएबल थे, और मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आया जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी है। एक आध जगह है, लेकिन उसमें यह कि आईआईटी वालों के पास ऑप्शन होगा। अगर कोई लैंग्वेज के प्ले की वजह से हो सकता है कि मल्टीपल करेक्ट में, खास तौर पे सेकंड पेपर में एक दो जगह ऐसा दिखा कि लैंग्वेज की प्ले की वजह से हो सकता है कोई ऑप्शन में चेंज वहाँ पे हो, जो हमारी टीम आपके साथ जब डिस्कस करेगी आपको पता चल जाएगा। लेकिन मोरलेस चीज़ें जो हैं वो क्लियर और सिंपल सी थी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको पहले 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और रिलायबल की टीम एज यूजुअल हर बार की तरह हम लोगों ने रात को ही पूरे सॉल्यूशंस रेडी कर लिए थे, लेकिन हम लोग ऑफिशियल पेपर का वेट कर रहे थे। ऑफिशियल पेपर आने के बाद जब वो पूरा रेडी हुआ पीपीटी के ऊपर, तो हम आपके सामने सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज ये सॉल्यूशन आपको कल ही मिल जाते हैं। और ये सॉल्यूशंस आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके मन की शंका को शांत करते हैं। और अगले साल जो बच्चे आईटी की तैयारी करेंगे, उनके लिए, जो आईटी एग्जाम देंगे, उनके लिए ये रेडी कॉर्नर का काम करते हैं कि पिछले साल का पैटर्न कैसा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को मैं इजी से मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा, है ना। वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है बच्चों, ऑब्जेक्टिव तरीके से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन कुछ बच्चे जब कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं तो उनको ये मॉडरेट भी लग सकता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो पहले ऑब्जेक्टिव तरीके से इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। अपने पास देखो 4 फिजिकल क्वांटिटीज है। पहला है चार्ज, ठीक है, दूसरा एप्सिलॉन नॉट, तीसरा है एच, और चौथा है सी। अब यहाँ पर एक चीज अपन ये देख सकते हैं कि जो ई की पावर अल्फा है ना, और एप्सिलॉन नॉट की पावर बीटा, केवल इन्हीं दो में चार्ज आने वाला है। चार्ज केवल इन्हीं दो में आने वाला है। तो ये है बच्चों क्यू की पावर अल्फा। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आएगा? एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q square divided by r square. So I can say epsilon naught is equal to q square divided by force into r square, है ना। बाकी तो कांस्टेंट है। इसका मतलब इसमें अल्फा पावर आ गई, एप्सिलॉन नॉट जो है दैट विल बी q स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स इंटू आर स्क्वायर। इसके अंदर देखो बच्चों जो पावर आ गई वो आ गई बीटा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाकी सब में तो चार्ज है ही नहीं, क्योंकि एनर्जी इज एच सी बाई लेमडा। अगर आप एनर्जी को रिलेट करना चाहेंगे तो दिस इज एच सी डिवाइड बाई लेमडा, इसमें कोई चार्ज की टर्म नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इज लेंथ अपॉन टाइम, इसमें कोई चार्ज की टर्म नहीं है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा।
इफ अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा, इसका मतलब हमारे को ऐसा ऑप्शन चुनना है, ये खत्म हो गया हमारा ऑप्शन, ये भी खत्म हो गया हमारा ऑप्शन, तो हमारे को जो ऑप्शन चुनना है वो ऐसा चुनना है जिसमें बीटा की वैल्यू अगर मैंने -n ले ली तो अल्फा की वैल्यू आने वाली है 2n। ठीक है, इसका मतलब हमारा आधा काम तो हो गया, और हम अपनी मर्जी से चाहे तो n की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, तो मैं ना -1 ले रहा हूँ, तो अगर मैंने -1 लिया तो ये हो जाएगा 2। अब देखो बच्चों यहाँ से कितना आराम से क्वेश्चन हो सकता है तो अगर मान लो मैंने जस्ट मोमेंट, अगर मान लो मैंने n की वैल्यू -1 ले ली, मतलब 1 ले ली, तो मेरा ये जो फॉर्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा e की पावर 2, e की पावर 2 यहाँ से हो गया चार्ज की पावर 2। अच्छा, एप्सिलॉन नोट जो है वो क्या होता है, वो होता है q स्क्वायर यानी कि e स्क्वायर डिवाइड बाय फोर्स इंटू r स्क्वायर की पावर -1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। देखो e स्क्वायर से e स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, अभी मैं किसको सॉल्व करके देख रहा हूँ, खाली ये दो टर्म को, उससे मैं गामा और डेल्टा की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, है ना। थोड़ी सी जगह कर लेते हैं हम लोग, इसको मिटा रहा हूँ, लेकिन अभी इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस बिकम्स फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, इसको देखना ध्यान से, फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर ये क्या होता है बच्चों, एनर्जी, दिस बिकम्स एनर्जी, और एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ एच सी बाय लेमडा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स इंटू आर को एनर्जी लिख सकता हूँ, एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा, और लेमडा जो है वो लेंथ है, और ये आर जो है ये भी लेंथ है, तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या बन गया, एच सी। तो इसको देख के लग रहा है कि एच और सी के ऊपर ना 1-1 पावर होनी चाहिए, और एच और सी पे 1-1 पावर कब आएगी, जब अपन एन की वैल्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पर एन की वैल्यू अगर आप 1 ले लेंगे तो एच और सी जो है वो 1-1 आ जाएगा, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही, हाँ यस ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू -1, सो गामा इज ऑल्सो -1, क्योंकि हमें डायमेंशनलेस बनाना है, तो ये पूरा जो नंबर है ये h इंटू सी बन जाता है। अब मैं इस पूरे नंबर को ना h इंटू सी की पावर -1 बनाना चाहता हूँ, तो सही है। तो इसका मतलब गामा की वैल्यू -1 होनी चाहिए और डेल्टा की वैल्यू भी -1 होनी चाहिए। फास्ट मेथड है, हो सकता है कि किसी बच्चे ने इस तरह से डायरेक्ट इसको किया हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका स्टैंडर्ड मेथड। इसका स्टैंडर्ड मेथड ये बच्चों कि हम लोग इधर कांस्टेंट जनरेट करना है हम लोगों को, और हमारे पास टोटल चार फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसका इस वाले जो मेथड है इसका एक लिमिटेशन होता है, इसमें आप मैक्सिमम 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में आपको चौथी निकालनी है तो आप उसको निकाल के ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 थी, 4 से हमें क्या निकालना है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसको कैसे भी समझ सकते हैं, ई निकालना इन 3 की टर्म में, सी निकालना बाकी 3 की टर्म में, जो भी है। लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन आएगी m0 l0 t0, राइट हैंड साइड में आप देखो जो चार्ज होता है वो होता है करंट इनटू टाइम की पावर अल्फा। एप्सिलॉन नोट अभी हमने लिखा था, एप्सिलॉन नोट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू चार्ज का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय फोर्स यानी कि m1 l1 t-2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर टू द पावर बीटा। h कहाँ से लेके आएंगे, तो वही एच सी डिवाइड बाय लेमडा जो होता है वो होता है एनर्जी। तो h जो होगा वो होगा एनर्जी यानी कि m1 l2, देखो वहाँ l2 आने वाला था कि लेमडा भी लेंथ होता है, सो दिस बिकम्स l3 t-2 डिवाइडेड बाय c l1 t-1 टू दी पावर गामा, एंड लास्ट में आता है अपने पास स्पीड ऑफ लाइट l1 t की पावर -1 की पावर डेल्टा। अब देखो ये पूरा एक लंबा मेथड है, आपके पास जो है यहाँ पर 4 पैरामीटर्स है, लेकिन उनको आपको एक्चुअली आप वैल्यू नहीं निकाल, उनको रिलेट कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि अल्फा प्लस 2 बीटा जो है वो 0 हो जाएंगे। कहाँ से आया, करंट के ऊपर से जो पावर आई उससे। उसके अलावा टाइम के ऊपर देखो पावर क्या आ रही है, यहाँ पे पावर आ रही है अल्फा, वहाँ पे टाइम के ऊपर क्या पावर आ रही है टी स्क्वायर, और यहाँ से टी की पावर -2, दिस बिकम्स 4 बीटा। वहाँ से टाइम के ऊपर क्या पावर आ रही है टी की पावर -1, तो टी की पावर -1 यानी कि माइनस गामा, ठीक है। और वहाँ से टाइम के ऊपर क्या पावर आ रही है -डेल्टा बराबर 0।
हम लोग चाहें तो रिवर्स कैलकुलेशन से भी चेक कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। तो एक तो ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है अभी फिलहाल, है ना। अब कौन सा है उसके लिए अपन वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं। जैसे अल्फा की वैल्यू मैंने ले ली 2n, बहुत अच्छा। बीटा की वैल्यू ले ली मैंने -n, सो दिस इज -4n, ठीक है। गामा की वैल्यू ले ली मैंने -n, तो दिस विल बी +n, और डेल्टा की वैल्यू ले ली -n, सो दिस विल बी +n, सो दिस इज 0। इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये मैच नहीं करेगा। तो ये लंबा मेथड है, लेकिन बच्चों क्वेश्चन डूएबल है, मतलब कॉन्फिडेंस आता है इस क्वेश्चन को करके, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन सबने पढ़ा होता है और क्वेश्चन को अपन देख सकते हैं लगभग इजी कैटेगरी में ही माना जा सकता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। बहुत आराम से बच्चे लाइन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके करोगे तो भी टफ नहीं है, और अगर आप टेक्निक से करोगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो भी टफ नहीं है। हमें बस खाली एम्पियर्स लॉ लगाना है क्लोज लूप के अंदर। सो यू हैव इनफाइनेटली लॉन्ग वायर विच इज लोकेटेड ऑन z एक्सिस which carries a current I along the z axis, z direction, and produces the magnetic field B vector. The magnitude of the line integral B dot dl along a straight line from this point to this point is given by चलो, तो अब देखते हैं सबसे पहले कि दे क्या रखा है मेरे को। तो देखो, ये मेरा x एक्सिस है ना, ये मेरा y एक्सिस है, और यहाँ पर ना मुझे एक करंट कैरिंग वायर दे रखा है, जिसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ बच्चों। ये करंट कैरिंग वायर जो होगा एक सिलेंडर के जैसा होता है, ये मुझे दे रखा है। अब यहाँ पर क्या है कि वायर है, जो कि वायर नहीं, बेसिकली एक पाथ है -√3a से लेकर a तक, और कहाँ से कहाँ तक है वो a तक। तो लाइन इंटीग्रल करने के दो मेथड है लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने के। एक मेथड ये है कि आप इसके अंदर एम्पियर्स लॉ लगा दो। कहाँ से लगाओ? इसके सेंटर से यहाँ पे मिलाओ और इसके सेंटर से यहाँ पे मिलाओ। ओके, आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर जो करंट है वो आपके एम्पियरन लूप में आएगा। आपका पूरा का पूरा जो करंट है वो एम्पियरन लूप में नहीं आएगा। आपका एम्पियरन लूप में जो आने वाला करंट है दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट। ये जो रेड मार्कर से मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस फ्रैक्शन ऑफ करंट विल बी देयर इन योर एम्पियरन लूप। ठीक है, जब आप B डॉट डी एल करोगे इस रास्ते पे, तो यहां से यहां तक का जो B वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ऐसी होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस पाथ। इस पाथ पर भी आप B डॉट डी एल निकालोगे, B वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो है वो 0 आने वाला है, क्योंकि वही फिर से वही लॉजिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो फिर ये जो यहाँ से यहाँ तक का करंट है, जब हम इसके ऊपर पूरे लूप के ऊपर इंटीग्रल B वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, एंड आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट करंट इनक्लोज बिकॉज जो डेटा दे रखा है बच्चों, ये A है, ये A है, सो दिस एंगल इज π/4 एंड दिस एंगल इज π/3। सो जो टोटल 2π में करंट आता है वो आता है I। तो जो फ्रैक्शनल करंट इसमें आएगा वो आएगा π/4 प्लस π/3 डिवाइडेड बाय 2π। अब ये जो B डॉट डी एल हमने निकाला, ये हमने इस पूरे लूप का निकाला है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 0 है, यहाँ से यहाँ तक 0 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का जो B डॉट डी एल होगा, जो कि एक्चुअली हमारा आंसर है। कौन सा पॉइंट था उनका नाम अगर चाहो तो लिख दो। एक पॉइंट का नाम था A, नाम नहीं दे रखे थे, हमने दे दिया। एक पॉइंट का नाम था A और एक पॉइंट का नाम था B। अब मुझे A से B तक अगर B डॉट डी एल चाहिए तो यही है A से लेकर B तक का E डॉट डी एल। जो क्लोज लूप का B डॉट डी एल है वही A से लेकर B तक का B डॉट डी एल बन जाएगा, क्योंकि बाकी दो साइड्स में B डॉट डी एल क्या है? 0। तो आप देखो कितना आराम से ऑब्जेक्टिव तरीके से आपका आंसर आ रहा है, 7 डिवाइड बाई 24 म्यू नॉट टाइम्स I। अब लेकिन कुछ बच्चों ने इसको दूसरे तरह से किया, उन्होंने इसको पूरा इंटीग्रेट कर दिया। तो मैं एक बार आपको इंटीग्रेट करके भी दिखाता हूँ कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट करके करता तो कैसे करेगा। सो यू हैव अ वायर, ओके, आपको यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है, और उस करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर अपन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे
तो उस करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, देखो इसका करंट जो है ऐसे है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आने वाला है, लाइक दिस, ठीक है। अब मान लो मुझे बी डॉट डी एल चाहिए इस रास्ते पे, तो मान लो ये वाला एंगल जो है थीटा है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो मैं एक्स पे गया और मैंने डी एक्स का एक एलिमेंट लिया, ओके, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट बी डॉट डी एल, तो दैट बी डॉट डी एल विल बी बी टाइम्स डी एक्स टाइम्स द एंगल बिटवीन बी एंड डी एक्स। अब देखो ये थीटा है, 90 माइनस थीटा वापस क्या हो जाएगा, थीटा कॉस थीटा, ठीक है। मेरा डीएल जो है यू है, आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो फिर मैं लिमिट भी उस हिसाब से लगाऊंगा, पॉजिटिव ए से लेकर नेगेटिव ए तक की लिमिट लगाऊंगा। सो आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ओके, सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम ए टू माइनस रूट 3 है। देखो ये हमारा सेकंड मेथड चल रहा है, अगर कोई बच्चा धीरे से देखना चालू करे तो फर्स्ट मेथड जरूर देखे, वो जल्दी हो जाता है, लाइन इंटीग्रल यानी कि आंसर। नाउ हाउ टू कैलकुलेट बी, बी इज म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। dx, एक बात ध्यान रखना, जब हम इधर की तरफ आ रहे हैं तो x डिक्रीजिंग है, सो दिस इज बेसिकली मोड dx, और मोड dx जो होगा उसको मुझे माइनस dx से खोलना चाहिए, सो दिस विल बी माइनस dx, एंड व्हाट विल बी cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये बहुत आसान सा इंटीग्रेशन बनने वाला है, और बहुत आसान से इंटीग्रेशन में आप देख सकते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई बाहर आ जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा, मैं इंटीग्रेशन लिमिट उल्टा कर रहा हूँ, माइनस रूट 3 ए से लेकर के ए तक कर रहा हूँ, और वो माइनस साइन को कंज्यूम कर रहा हूँ, सो दिस विल बिकम डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम सबको अच्छे से पता है इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, और जैसे हम लिमिट लगाएंगे इसके अंदर, तो लिमिट लगाते हैं हमारा जो आंसर होगा वो वही आंसर आ जाएगा जो हमने पिछले पेज पे निकाला है। देखो अब यहाँ देखो कितना स्मार्ट सॉल्यूशन है ये, हमने इतने फ्रैक्शन में वायर के इतने फ्रैक्शन से सेंटर को जोड़ते हुए एक एम्पेरियन लूप बनाया, और उसको यूज़ करके फटाफट आंसर लिख दिया, और उसमें थोड़ा सा हमें समय लग गया। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, you have 2 beads. Now this question can be kept under moderate category, because कई बार क्या होता है बच्चों को ऐसे केस में फोर्स निकालना या टॉर्क निकालना, उसको प्रोपोर्शनल प्रूव करना, उसमें दिक्कत आ जाती है, तो इसको अपन मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी डुएबल क्वेश्चन था। सो इट इज ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस r. One of the beads is glued to the hoop at some point, while the other one performs small oscillation about its equilibrium position along the hoop. The square of the angular frequency of the small oscillation is given by, इसका आंसर आता है B, है ना, और इसको अपन रखेंगे मॉडरेट कैटेगरी में। करते हैं सॉल्व। देखो हमारे पास एक रिंग है, हुप मतलब रिंग, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और यहाँ पे एक चार्ज फिक्स कर रखा है, और जो दूसरा चार्ज है उसके सामने रखा हुआ है। बहुत मेथड है इसको करने के, आप चाहें तो इसको एनर्जी से कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको फोर्स से कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको टॉर्क से कर सकते हैं, जो आपको बढ़िया लगे। मान लेते हैं कि यहाँ से हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया हमने, अब कोई बच्चा चाहे तो उसको एक्स भी ले सकता है, कोई चाहे तो उसको थीटा भी ले सकता है, मैं उसको थीटा ले रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि सेंटर से उसको अपने थीटा एंगल पे डिस्प्लेस कर दिया, दिस एंगल इज थीटा, राइट। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी theta divided by 2. Okay, so if I want to calculate force on this charge, पहली बात तो देखो फोर्स इस चार्ज पे होगा यूं, ठीक है, और ध्यान रहे आपकी जो नॉर्मल वाली लाइन है वो ही यूं, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी है थीटा डिवाइडेड बाय 2. We can also calculate this length. This length, new length, is basically 2 times r cos theta डिवाइड बाई 2. 2r cos थीटा बाई 2 ये लेंथ, आई थिंक सबसे अच्छा मार्कर यही है। वाइट भी ट्राई कर लेते हैं, वाइट भी ठीक है, हाँ ठीक है, चलो वाइट से लिखते हैं। सो दिस लेंथ इज 2r cos थीटा बाई 2. आई विल कैलकुलेट फोर्स विच इज अलोंग दिस येलो लाइन, कहाँ गया, हाँ,
दिस फोर्स इज अलोंग येलो लाइन। इस फोर्स के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक जो कि सेंटर से गुजरेगा दैट विल बी एफ कॉस थीटा बाई 2, और जो दूसरा होगा जो कि सेंटर से नहीं गुजरेगा विच विल बी टेंजेंशियल एफ साइन थीटा डिवाइड बाई 2। ये जो f sin theta by 2 है, this f sin theta by 2 is going to produce a torque which is f sin theta divided by 2 into r, that should be equal to mr square multiplied by theta double dot. This is restoring torque. So I have calculated torque which is trying to restore the position, that's why there is no minus sign. तो ये restoring torque है, और जो force है ना, उस force की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, this will be equal to k q square divided by 4r square cos square theta by 2. Since theta is very small, it is tending to 0. So this cos theta by 2 will be approximately 1 and sin theta by 2 will be approximately theta by 2, and my force will become k q square divided by 4r square multiplied by theta divided by 2. एक आर से एक आर काट देते हैं, एक आर यहाँ और ले आते हैं, दैट विल बी इक्वल टू थीटा डबल डॉट, एक मास की टर्म भी आएगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं थीटा डबल डॉट की वैल्यू आ जाती है अपनी, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करते हैं, यहाँ पे 32 का फैक्टर आ गया, ठीक है, पाई आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, r क्यूब आ गया, उसके अलावा ऊपर आएगा q स्क्वायर और नीचे आएगा m इंटू थीटा। सो दिस इज अ क्लियर कट SHM, और आपसे जो पूछा गया है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर पूछा गया है। इसका मतलब ये जो आगे लिखा हुआ है ना q स्क्वायर डिवाइड बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब m, यही आपसे पूछा है, ये हमारा आंसर हो गया बॉम्बे। अब इस क्वेश्चन का एक और अप्रोच अपन देख सकते हैं, जैसे कोई बच्चा अगर मान लो इसको लाइक नहीं करता तो एक काम और कर सकता है, ये जो फोर्स है ना डायरेक्ट इसी को रिस्टोरिंग फोर्स लिख सकता है, और ये बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल सो एफ साइन थीटा बाई 2 इज डायरेक्टली एफ रिस्टोरिंग, उसको लिख सकता है एम एक्स डबल डॉट। एम एक्स डबल डॉट में अच्छा थीटा जो होगा उसको लिख सकता है एक्स डिवाइड बाई आर, तो जहाँ साइन थीटा है वहाँ पे एक्स बाय आर लिख सकता है, और फोर्स की जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट डाल सकता है, उससे भी वो सॉल्व हो जाएगा। मैंने फोर्स बराबर एफ रिस्टोरिंग लिख दिया, दैट्स इट, दैट इज सेकंड मेथड। एक थर्ड मेथड और हो सकता है, और वो हो सकता है यू राइट डाउन एनर्जी u प्लस के, उसको लिख दो टोटल एनर्जी, उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके जैसे आप सॉल्व करोगे इसी जगह पहुंच जाओगे वापस। तो मल्टीपल अप्रोच है ना, किसी भी अप्रोच से आप कर सकते हो। जो फोर्स रिस्टोर कर रहा है वो आपको लिखना है बस अल्टीमेटली, या जो टॉर्क रिस्टोर कर रहा है वो लिखना है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, इसमें देखो आपको एक SHM की इक्वेशन दे रखी है, और ये भी बड़ा यूजुअल सा क्वेश्चन है। बहुत बरसों पहले, करीब 25 साल पहले ये क्वेश्चन रुड़की एग्जाम में भी पूछा गया था, और मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में होता है। जैसे आप इसको एक्स फोर्स को 0 डालते हो, आपको मीन पोजीशन पता चल जाती है, x बराबर हाफ। सो इफ मीन पोजीशन इज x इज इक्वल टू हाफ, इसका मतलब x इज इक्वल टू हाफ हमारी मीन पोजीशन है, वो पता चल गई। 1 मीटर से आपने इसको रेस्ट पे छोड़ा है, ठीक है। सो दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, सो दैट इज फर्स्ट एक्सट्रीम एंड दिस इज माई सेकेंड एक्सट्रीम। 0 0 इज ऑल्सो एक्सट्रीम। अगर कोई पूछे आपसे इसका एम्पलीट्यूड बताओ तो आधा मीटर एम्पलीट्यूड है इसका। अब देखो ये जो SHM है, इस SHM में अगर हमसे कोई पूछे कि हमें ये बताओ कि उसका टाइम पीरियड क्या है, तो ये जो टर्म है ये k का काम करती है, ठीक है। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई k, ठीक है। m कितना दे रखा है इसका 5 किलो, k कितना दे रखा है आपको 20, सो दिस विल बी 1/4 एंड टाइम पीरियड विल बी पाई। If time period is pi, then 1/4 of that time period, यानी कि pi/4, ये pi/4 जो होगा t/4 होगा। Since we are starting from this point, t/4 में हम यहाँ तक पहुँचेंगे, t/4 टाइम में आप मीन पोजीशन तक पहुँचोगे, और मीन पोजीशन तक पहुँचोगे इसका मतलब ये है, क्या पूछा है इसके अंदर हमसे, पोजीशन बतानी है, पोजीशन 0.5, दैट्स इट। और इसका लीनियर मोमेंटम नेगेटिव में होगा, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, वैसे ही आंसर सिर्फ एक है जिसमें लीनियर मोमेंटम नेगेटिव है। लेकिन फिर भी अगर आपको लीनियर मोमेंटम निकालना भी है तो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होती है
mass multiplied by velocity, and in this situation velocity is a times omega. Where is a? A we have calculated, mass is 5, a is amplitude which is half, and omega we have already calculated, omega होगा 2 पाई बाई टी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ओमेगा आएगा 2, माइनस साइन आएगा अगर वेक्टर में आप बात कर रहे हैं तो वेक्टर में क्योंकि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, सो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ 5 आई कैप, सो माइनस 5 आई कैप, और ये है मोमेंटम विच इज किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों चौथा क्वेश्चन था, है ना, और आगे हमारी जो फिजिक्स की टीम है बाकी सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रही है, सो स्टे ट्यून्ड, और उन सारे बच्चों के साथ भी इसको शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत आपको लगता है कि है, जिन्होंने कल आईआईटी एग्ज़ाम दिया है, जो नेक्स्ट ईयर आईआईटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी आईआईटी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहता है फिजिक्स में, उससे आप इसे प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।